बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। 15 अगस्त भारत का यौम आज़ादी, जिसको सारी दुनिया में जहाँ जहाँ कश्मीरी मौजूद हैं वो यौम स्याह के तौर पर मना रहे हैं, और पाकिस्तान में भी इस दिन को यौम स्याह के तौर पर मनाया जा रहा है। भारत ने जो इस्तेहसाल का सिलसिला जारी किए हुए है और कश्मीरियों का फ़ौजी मुहासरा 1 साल से ज़ायद हो गया, वहाँ पर जो ज़िंदगी के मामूलात हैं वो मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हैं। कुछ उस हवाले से आज हम बात करेंगे, लेकिन एक और बहुत अहम पेशरफ्त जो अगर हम इलाकाई और ख़ित्ते की सूरत हाल की तरफ देखें तो मशरिक़ वुस्ता, जहाँ पर अमन की काफ़ी कोशिशें की जा रही थीं और जहाँ पर ये कहा जाता था कि जब तक मसला फ़लस्तीन हल नहीं होगा मशरिक़ वुस्ता में अमन नहीं आएगा। एक बहुत अहम डेवलपमेंट, बहुत ही ज़्यादा एक अहम जो पेशरफ्त सामने आई है, मुत्तहदा अरब अमारात ने इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए जो मुआहदा किया है। सदर ट्रंप उसको अपनी फ़तह कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम नेतन्याहू साहब की बात करें जो इसराइल के वज़ीर आज़म हैं, कहा यह जा रहा है कि उनकी पॉपुलैरिटी भी बहुत कम हो रही थी और इस मुआहदे से उनको भी अपनी साख को संभालने में कुछ मदद मिलेगी। तुर्की ने, ईरान ने और दीगर कई ममालिक ने इसको बेवफाई कहा है मुत्तहदा अरब अमारात की तरफ से कि उन्होंने अपने मुसलमान फ़लस्तीनी भाइयों की पीठ में छुरा घोंपा है। लेकिन बहुत सारे मुबस्सिरीन ये भी कह रहे हैं कि ये एक ऐसी ओपनिंग है कि जिसके बाद हम देखेंगे कि कुछ और मुल्क भी मशरिक़ वुस्ता के और खलीजी ममालिक इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात को नॉर्मल करने की तरफ चल निकलेंगे। ये वो मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर हम आज बात करेंगे, और ये वो मामलात हैं जिनका इस खित्ते के साथ, इस दुनिया के अमन के साथ और पाकिस्तान के अमन के साथ बराह रास्त ताल्लुक़ है। हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं इम्तियाज़ गुल साहब, सीनियर तजियाकार हैं, कॉलम निगार हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ गुल साहब। अली सरवर नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर हैं और सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के को प्रेसिडेंट करते हैं। उन्होंने ये थिंक टैंक बनाया है जो खित्ते की और इलाकाई सूरत हाल के ऊपर जो भी पेशरफ्त होती है उसको बहुत माइन्यूटली देखते हैं, रिसर्च करते हैं। बहुत शुक्रिया नकवी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं, और जनरल साहब जो हैं वो दिफाई तजियाकार भी हैं। इन तमाम मामलात को उन्होंने ख़ुद अपनी ज़िंदगी में बहुत करीब से देखा। गुफ्तगू का आगाज़ मैं जनरल साहब से करूँगी, क्योंकि जनरल साहब जो हैं वो प्रोग्राम में कुछ हिस्सा हमारे साथ होंगे। जनरल साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया ज्वाइन इन करने के लिए। सबसे पहला जो आपसे कमेंट्स में चाहूँगी, पहले वो तो आज भारत का यौम आज़ादी है, 2 एटमी मुल्क, 2 हमसाए, 2 पड़ोसी। कल हमने अपना यौम आज़ादी मनाया, लेकिन आज एक इतना बड़ा मुल्क जो अपने आप को बहुत बड़ी जमहूरियत कहता है, जब वो अपना यौम आज़ादी मनाता है तो दुनिया में लाखों मुसलमान यौम स्याह मना रहे हैं। तो दुनिया क्या इसको देखती है? दुनिया इस तज़ाद को समझने की कोशिश कर रही है या नहीं कर रही? बहुत मेहरबानी तंजीला। देखें, मसला ये है कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, और एक बड़ी तारीख भी है, और उनका अपना एक राइट है अपने निज़ाम के तहत अपने मुल्क को चलाना। लेकिन अगर वो डिफाइंट हैं यूनाइटेड नेशन के चार्टर, यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन, जनेवा कन्वेंशन, तो फिर उससे डेफिनेटली उनकी बड़ाई या अजमत के ऊपर दाग आता है। हिंदुस्तान की तारीख ये रही है कि वो हेजिमोनिस्टिक डिजाइन के साथ वो चाहते हैं कि उनकी इजारादारी हो साउथ एशिया में, और वो बातें कुछ और करते हैं। वो कहते हैं ना, बगल में छुरी और मुंह से राम राम। वो बातें बड़ी हाई फाई करते हैं, बिग डेमोक्रेसी है, हमारी ये वैल्यूज हैं, हमारा वो है। लेकिन ह्यूमन राइट्स का रिकॉर्ड देख लें, आप देखें कि हैदराबाद, जूनागढ़, इन सारी रियासतों को कश्मीर के साथ, और फिर जो कुछ उनकी कमिटमेंट्स हैं, आप देखें नेहरू की कमिटमेंट इन राइटिंग, इनके फाउंडर जो है इंडिया का, उसने कहा हुआ कि हम सिर्फ कश्मीरियों और पाकिस्तानियों से नहीं, पूरी दुनिया से हम ये ऐड कर रहे हैं कि कश्मीरियों को उनका राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन मिलेगा। और हेयर इज नाउ आरएसएस और ये जो हिंद तत्वा के होते हैं जिनके हाथों में अभी हुकूमत है, वो पूरे हिंदुस्तान को डिस्ट्रॉय करने पे पड़ी है। मैं आपको वसूख से ये कहता हूँ कि ये सीड्स ऐसे बीज बो रहे हैं जिससे हिंदुस्तान की डिसइंटीग्रेशन होगी। बिकॉज हिंदुस्तान एक बड़ी डाइवर्सिफाइड सोसाइटी है, और उसकी स्ट्रेंथ इसी में होनी चाहिए कि आप सारे मज़ाहिब की, सारे लोगों की, सारी रियासतों की,
यूनाइटेड नेशन के चार्टर की, पड़ोसियों के हकूक का ख्याल रखे। और यही रोना इंडिया के अंदर भी सेम एलिमेंट्स रो रहे हैं। अच्छा जैन साहब, आई कम बैक टू यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं इसी के ऊपर अपना अगला सवाल इम्तियाज गुल साहब आपसे करूंगी। इंडिया अभी जैसे जैन साहब कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर भी ऐसे एलिमेंट्स हैं कि जो हिंदुत्व का जो उनका सारा एक मूवमेंट चल रही है मोदी साहब की, और जो वो कोशिशें कर रहे हैं, जो वो काम कर रहे हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है। आज का भारत मुख्तलिफ लगता है आपको? नहीं, देखिए रेजिस्टेंस बिल्कुल है, यानी उसके मुज़ाहमत करने वाले, लेकिन हमें ये भी हकीकत माननी चाहिए कि वो मुज़ाहमती क़ुव्वतें, वो लिबरल इंडियंस जो हैं वो निस्बतन अक़लियत में हैं, और अगर अक़लियत में ना होते तो ये बीजेपी की सरबराही में जो कोalition है उनको 2/3 अक्सरियत ना मिलती गुज़िश्ता साल के इंतखाबात में। उसमें बदकिस्मती ये है कि आपने अमेरिका में भी देखा कि किस तरह सफ़ेद फार्म जो अमेरिकी थे उनको सदर ट्रंप ने बिल्कुल गैल्वेनाइज़ किया अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान। उनको बहुत ज़्यादा वोट मिले और इस दफ़ा हो सकता है कि उससे भी ज़्यादा वोट मिल जाए। तो यही काम भारत में हुआ है, और जो हिंदुत्व या भारत के लिए, हिंदुओं के लिए, वो मेरा ख़्याल है उस पर बड़ी शद्दोमत के साथ काम कर, लोगों ने उसको लबैक भी कहा है। और इसी वजह से चाहे वहाँ पे मुसलमान हैं, चाहे ईसाई हैं, चाहे सिख हैं, वो ख़ुद को थोड़ा सा मार्जिनलाइज समझते हैं, बल्कि मुसलमानों के साथ तो बहुत ज़्यादतियाँ हो रही हैं। लेकिन उनका ये ख़्याल है कि जो बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं कि अगर हमने अपनी, और एक वो बाकायदा प्लान के तहत चल रहे हैं, उसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, जो अपना उनका इंतखाबी मंशूर था उसमें उन्होंने कश्मीर के हवाले से इन इक़दामात का वादा पहले से किया हुआ था, और उस पर वो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता अमल किए चले जा रहे हैं। लिहाजा मौजूदा हालात में आइंदा 2-3 बरस तक हमें इस पर कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हम भले बहुत शोर मचाते रहें कि वो अपने लिए उन्होंने मसाइल खड़े किए हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि आज तक किसी एक मुल्क ने बाकायदा तौर पे 5 अगस्त 2019 के इक़दामात की मज़म्मत नहीं की है, उसकी वापसी का तकाज़ा नहीं किया है। इसी तरह इस साल जो वहाँ पे हो रहा है, अब तक जो मुहासरा चल रहा है, अब तक किसी मुल्क ने बाज़ाब्ता तौर पे उस पर एहतजाज नहीं किया है, क्योंकि लोगों के इक़्तिसादी मफादात जुड़े हुए हैं। सिर्फ अमेरिका के इस वक्त डील चल रहे हैं, आर्म्स डील, दिफाई नौइयत के 8 से 10 बिलियन डॉलर के, फ्रांस के साथ 9 बिलियन डॉलर का उनका राफेल जो जंगी तैयारी हैं उसका डील चल रहा है। रूस के साथ से उन्होंने 5 अरब डॉलर के वो S-400 मिज़ाइल सिस्टम ले रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा एक हकीकत पसंदी का मुजाहरा करना चाहिए। भले भारत को शामिल कर दिया गया रिलीजियस फ्रीडम वॉच लिस्ट में अमेरिका की तरफ से, लेकिन वो कोई बाइंडिंग इदारा नहीं, वो एक मुशावरती इदारा है। वो अपने एक रिपोर्ट दे देते हैं। आप कह रहे हैं कि अगले 3 साल ये स्टेटस को ऐसे रहेगा और वो अपने एजेंडे पे अमल पैरा रहेंगे। नकवी साहब, आपको क्या लगता है कि कोई ऐसे हालात खित्ते में तब्दील हो रहे हैं कि जिसकी वजह से भारत को लगे कि अमन की तरफ जाना चाहिए, कश्मीर के हल की तरफ जाना चाहिए? देखिए, ये आदमी इस वक्त तो आगे का जो तस्वर कर सकता है वही बात की जा सकती है। भारत की पोजीशन अभी भी काफ़ी मजबूत है, दुनिया में बड़ी अहमियत है उसको, उसकी इक़्तिसादी हालात भी उसके अभी तक अच्छे जा रहे हैं, हालांकि अब उसमें काफ़ी मुश्किलात आगे नज़र आ रही हैं। वहाँ पे एडवाइजरीज़ जो चलती हैं बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस की और ट्रांसपेरेंसी की और मूडीज़ की, उससे जो है ना वो लग रहा है कि आगे चल के ज़रा भारत की इकॉनमी डाउनग्रेड हो जाएगी। अच्छा, तो ये तो है कि उनकी अभी भी उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं पड़ा है। ये सही कह रहे हैं कि किसी मुल्क ने मजम्मत नहीं की अगस्त 5 की, किसी मुल्क ने उनको किसी तरह से भी उस तनकीद का निशाना नहीं बनाया। लेकिन दूसरी तरफ, और मैं उसका जिक्र करता हूँ कि 3 मरतबा कश्मीर का इशू सिक्योरिटी काउंसिल में इस साल आया है, और पिछले साल के आखिर से और अब तक। और ये पहली मरतबा 50-60 साल के बाद ऐसा हुआ है कि सिक्योरिटी काउंसिल ने इसको अपने एजेंडा पे रखा। दूसरे, जो इंटरनेशनल मीडिया है, देखिए
पब्लिक ओपिनियन को फॉर्म करने में मीडिया सबसे आगे होता है। मीडिया इज़ द अवांगार्ड, द वैनगार्ड। तो न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, लंदन गार्जियन, फ्रांस का लुमोंड, जर्मनी का डी वेल्ट, आप जापान तक असाई शिंबुन, ये जितने भी अखबारात हैं वो अब भारत को काफ़ी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, उसकी तनकीद करते हैं, उसकी सियासत की, उसकी रवैयों की, उसकी पॉलिसीज़ की। तो ये नई डेवलपमेंट है। उसके अलावा जो ये वॉच डॉग ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो वैसे ही भारत को एमनेस्टी वगैरह, तो मैं समझता हूँ ये इंक्रीमेंटल, अंग्रेज़ी में कहते हैं कि ये इंक्रीमेंटल प्रोग्रेशन है। आहिस्ता आहिस्ता ओपिनियन ये बन रहा है बाहर कि भारत की पॉलिसीज़ सही नहीं और भारत ज़्यादती कर रहा है अपने अक़लियत के साथ, और भारत में ही अंदरून मुल्क भी शशि थरूर है या अरुंधति रॉय है, ये जो वहाँ के बड़े बड़े नाम हैं, उन्होंने इसका बड़े खुल के इसकी मजम्मत की। और एक बहुत अहम बात जो शशि थरूर ने कही है वो ये है कि भारत के रियासत का किरदार और उसकी नौयत बदल रही है। वो एक सेकुलर स्टेट से अब हिंदू राष्ट्र बन रहा है, और हिंदू राष्ट्र बनकर वो सारे नॉन हिंदूज को, गैर हिंदू को वो उसके खिलाफ एक्शन लिया। सही। अच्छा जैन साहब, आपसे मैं पूछूंगी कि ये जिस स्टेटस को की तरफ इम्तियाज़ गुल साहब ने इशारा किया और वो कह रहे हैं कि हकीकत पसंदी से सोचना चाहिए, तो हमें हकीकत पसंदी से क्या सोचना चाहिए, इसका जवाब मैं आपसे लूँगी। एक ब्रेक पर जा रहे हैं जी, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कश्मीर इशू और उसके बाद मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर कुछ बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। आपको प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे कश्मीर इशू के हवाले से, और जन साहब ये हकीकत पसंदी से सोचने से मुराद हम क्या लें? इम्तियाज़ गुल साहब कहते हैं कि किसी ने अभी तक बाज़ाब्ता बाकायदा तौर पे नहीं कहा कि भारत ने जो गैर आइनी इकदाम किए हैं कश्मीर के स्टेटस के हवाले से वो उनको अंडू करे, उनको वापस ले, तो ये किसकी नाकामी है? देखिए तंजीला, ये इम्तियाज़ गुल साहब ने बड़ी खूबसूरती से प्रिवेलिंग एनवायरनमेंट का अहाता किया है, वेरी रियलिस्टिकली। लेकिन द पॉइंट इज कि इस स्टेटस को तोड़ना किसने है? पॉइंट ये है, हमारे लिए ये चैलेंजेस हैं कि इंडिया एक बड़ा मुल्क है, वो एक बड़ी मंडी है उनके, और यूनाइटेड नेशन जो है वो बिल्कुल अदारा बना हुआ है और सुपर पावर्स के अपने इंटरेस्ट है। नो, ये ग्राउंड रियलिटीज हैं जिनमें हमने ऑपरेट करना है। अभी हमने ये देखना है कि ये एक ऐसी तिकोन है जिसका एक एंगल है इंडिया, दूसरा एंगल है पाकिस्तान, और तीसरा है वर्ल्ड पावर, मीडिया और उनका रिएक्शन। अगर इंडिया इस तिकोन के सेंटर में कश्मीर है, अगर इंडिया इसके ऊपर आग लगाता है, बरसाता है, तो अगर वेस्ट बोल उठा है तो वो इसलिए नहीं बोल उठा कि पाकिस्तान वाला एंगल एक्टिव हुआ है, वो इसलिए हुआ है कि इंडिया ने हदूद क्रॉस की है। तो यूएनओ में भी बात चली गई है, बैनुल अक़वामी मीडिया भी बोला है, वाशिंगटन पोस्ट भी बोला है। हमने ये देखना है कि हमारी लीडरशिप का चैलेंज ये है कि अंडर दीज सर्कमस्टांसेस, जब इस तरह के एडवर्स एनवायरनमेंट है, हमारी क्या प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी हो ताकि हम इन चैलेंजेस को न्यूट्रलाइज कर। आप अगर ब्रीफली मुझे एक जुमले में बताएं कि क्या हो, मैं फिर एक एक कमेंट यहाँ से लेके फिर अगले टॉपिक की तरफ बढ़ूंगी। क्या प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी हो सकती है? पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं? देखिए, पाकिस्तान को एक तो पूरी दुनिया में जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं उनसे इंटरैक्ट करना चाहिए, और सिर्फ ट्वीट के ऊपर या टेलीफोन पे नहीं, प्राइम मिनिस्टर को भी विजिट करना चाहिए, आपके डेलीगेशंस भी, पार्लियामेंटेरियंस के भी जाएं, आपके डिप्लोमेट्स के भी जाएं, आप कश्मीर डेस्क बनाएं, आप मीडिया के अंदर एक आपकी बड़ी प्रोएक्टिव एक पॉलिसी होनी चाहिए, आप यूनाइटेड नेशन के अंदर अपने फ्रेंड्स सिर्फ P5 कंट्रीज के पीछे ना फिरें, जो अफ्रीका में, साउथ अमेरिका के अंदर, आपके साउथ ईस्ट एशिया में जो मेंबर्स हैं
जो यूएन के मेंबर्स हैं उनके साथ आप अपना केस लीड करें, ताकि कल तक अगर आप उधर जाएं तो आपके कोई वोटर हो, को आपके सपोर्टर हो वहां के। ठीक है, आप कह रहे हैं कि सपोर्ट आगे भी सही। जरा एक एक कमेंट कश्मीर पे यहाँ से भी ले लीजिए, क्या ऑप्शन है इम्तियाज गुल साहब? पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन P5 मतलब जो 5 बड़े मुस्तकिल ममालिक हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, 4 इंडिया की जेब में है, चारों के साथ बड़े बड़े वो डील अरबों डॉलर के वो सौदे कर रहे हैं। और ये जो एक नोशन है कि चूँकि न्यूयॉर्क टाइम्स में, वाशिंगटन पोस्ट, बड़े बड़े अखबारात में ये कैंपेन चल रही है भारत के ख़िलाफ़। देखिए अखबारात, मीडिया जो है वो जियो पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई पॉलिसियाँ तब्दील नहीं करता। वो शोर मचाएंगे लेकिन उनकी वजह से रियासत की खारजा पॉलिसी और रियासत की जो सिक्योरिटी पॉलिसी है वो तब्दील नहीं होती। न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट ने बहुत शोर मचाया ट्रंप के अफ़गानिस्तान से इनखला के ख़िलाफ़, बहुत आर्टिकल छपे हैं उसके और बहुत सारी रिसर्च रिपोर्ट्स आई हैं उसमें। कुछ भी नहीं है वो, उसने पहले 4000 कम किए, अभी कह रहे हैं कि महीने के बाद वो 4000 फौजी अफगानिस्तान से। देखिए जी, इट्स ऑल अबाउट इकानमी, इक्तिसादी मफादात हैं। अगर आपके पास पैसे हैं, इंडिया उनको पैसे दे रहा है, वहाँ से असला ले रहा है, वो क्यों बोलेंगे? मुझे खुद इस्लामाबाद में बैठ के गैर मुल्की सफ़ीरों ने कहा है कि जी हम क्या बात करें, हमने $2 अरब का भी डील किया है, $3 अरब का 2 साल पहले किया था, लिहाजा हम क्या बात कर सकते हैं। तो हमें थोड़ा सा ये सोचना पड़ेगा कि हमारे अपने मुल्क के अंदर जो कश्मीर है ना, हमें उसको बचाना चाहिए। जो कश्मीर बने हुए हैं मुख्तलिफ इलाके, हमें उन पे तरफ तवज्जो देनी चाहिए। इंटरनली हमें खुद को मजबूत बनाना चाहिए। ये जो दिस इज द ओनली ऑप्शन कि आप इंटरनल स्टेबिलिटी को लेके आएंगे तो शायद आपकी बात भी, और यही बात हमें चीन वाले भी कहते हैं। जी नकवी साहब, कोई ऑप्शन है कश्मीर के ऊपर जो हम अगर सोचें कि शॉर्ट टर्म में शायद कोई सोल्यूशन की तरफ बढ़ने के लिए? देखिए कश्मीर का मसला बहुत पुराना है और शुरू ज़माने से वन ऑफ द ओल्डेस्ट इशू ऑन द यूएन एजेंडा। तो ये इसका इमीडिएट हल कि अब शॉर्ट टर्म हम ये कर लें तो हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। ये बहुत से फैक्टर्स हैं। कश्मीर जो है बदकिस्मती से विक्टिम रहा है ग्लोबल पॉलिटिक्स का। और कोल्ड वॉर के ज़माने में 3 बार रेजोल्यूशन यूएन में आए जो कि टेबल होने लगे थे, रशिया ने, यूएसए, सार ने वीटो कर दिया। उसके बाद इस ज़माने में फिर ये उन्होंने टेररिज्म का एक तमाशा खड़ा कर दिया कि उसमें कश्मीर के मूवमेंट को बहुत डैमेज हुआ है। और तीसरे अब इंडिया ने जो उसको एनेक्स कर लिया है और उसको अपने इनकॉर्पोरेट करना चाहता है। मैं समझता हूँ कि ये इसका इमीडिएट सोल्यूशन नहीं है, लेकिन हमें अपने अज़्म पे कायम रहना चाहिए और हम इस पे लगे रहें। बहुत से मुल्क हैं जिनको बड़ा वक्त लगा है अपने हक़ खुद इरादियत या अपनी आज़ादी को हासिल करने में। कश्मीरी बेचारे मजबूर हैं, उनको जद्दोजहद करते रहना है और अल्लाह करे कि उनकी जद्दोजहद कामयाब हो जल्दी। अच्छा, क्योंकि मुझे पता है कि कश्मीर, इंडिया और पाकिस्तान एक ऐसा मौजू है जिसके ऊपर घंटों बातचीत हो सकती है, लेकिन क्योंकि आज हमने मशरिक़ वुस्ता में एक बहुत अहम जो डेवलपमेंट सामने उस पर भी बात करनी है, तो जैन क्यूम साहब सबसे पहले आपसे इस पर भी कमेंट लेती हूँ कि हम बहुत सारे मुल्कों ने जिन्होंने यूएई और इजराइल के मुआहदे की तौसीक की है या उसको वेलकम खुशाइन करार दिया, वो कहते हैं जी कि अब मशरिक़ वुस्ता में अमन के रास्ते खुले हैं। लेकिन जो इसके मुखालिफ हैं और जो ख़ुद स्टेक होल्डर है बहुत बड़ा फ़लस्तीन, वो ये कहता है कि ये मुस्लिम दुनिया मज़ीद बढ़ जाएगी, मुस्लिम दुनिया मज़ीद तकसीम हो जाएगी। आपको क्या लगता है इस मुआहदे के क्या असरात होंगे? देखिए, कतई नज़र इसके कि फ़लस्तीन के लोग या लीडरशिप क्या कहती है, मैं ये कहता हूँ कि किसी को तस्लीम करना या ना करना, ये एक बात जरूर है कि आप जो नहीं करते वो कहते हैं हम फलस्तीन की काज को मदद कर रहे हैं, जो कर रहे हैं तस्लीम वो भी कह रहे हैं कि हम इस काज को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मुस्लिम दुनिया जो है वो एक बड़े रफ पैच से गुजर रही है अपनी तारीख के, और हमारे पास लीडरशिप क्राइसिस है। क्या ही अच्छा हो कि हम ये आपस में अपने एक फोरम पे बैठ के मुस्लिम दुनिया के वहां बैठ के इसके प्रोज एंड कॉन्स देखते और फिर देखते कि मदद क्या इसराइल को तस्लीम करके करनी है, तारीख क्या कहती है, या उनको
तस्लीम ना करके करनी है। जैसा आप कह रहे हैं कि फेब्रुअरी- लीडरशिप का क्राइसिस है, आपके ख्याल में कौन है लीडर इस वक्त? अगर हम मुस्लिम दुनिया की तरफ देखें, सऊदी अरब ने ये रोल प्ले करना है, टर्की ने करना है, किसने करना है? या मेरा तो ख्याल है उर्दुगान के अलावा मुझे तो कोई बंदा नजर नहीं आता जो कि बोल्ड डिसीजन ले रहा हो और वो आगे चले। देखिए, जब फरवरी 1948 में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से किसी ने पूछा कि आपके फॉरेन पॉलिसी के फंडामेंटल्स क्या है, तो उन्होंने कहा सबसे दोस्ती, किसी के खिलाफ जारियत नहीं, और इंटरनेशनल रिलेशंस में ऑनेस्टी और फेयर प्ले। और एक इम्पॉर्टेंट चीज उन्होंने कही कि हम ओप्रेस्ड और सप्रेस्ड नेशंस के साथ खड़े होंगे हमेशा। और ये जब अभी पाकिस्तान नहीं बना था तो लखनऊ में एक ऑल मुस्लिम लीग की, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की मीटिंग हुई थी। उसमें तकरीबन टॉप पे एजेंडा था पैलेस्टाइन का, और कायद आज़म ने बारहा पैलेस्टाइन की जिक्र की, उनके राइट्स की जिक्र की। आप अगर इसराइल की, और अभी आप कह रहे हैं कि इसराइल से ताल्लुक है, इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने अगले दिन बयान दिया है ये दुबई के साथ अब यूई के करने के बाद, उसने कहा है कि मैंने कोई चीज भी पीछे नहीं की, जहां जहां हमारा राइट बनता है हम उन जगहों पे, वो वेस्ट बैंक की तरफ इशारा कर रहा था कि हमने अभी उस तरह विड्रॉ नहीं किया। ठीक है, जैसे ये डिसीजन ये बिल्कुल छुरा घोंसले वाली बात है और ये गलत डिसीजन हुआ है, और इससे मुस्लिम दुनिया और डिवाइड होगी और हमारे आपस के अंदर और नुकसान। ठीक है, ट्रंप ने इसको फतह कहा। इम्तियाज गुल साहब, आपने जैन साहब की गुफ्तगू सुनी है, वो कहते हैं कि फॉरेन पॉलिसी के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, एक तरफ तो वो है, लेकिन हम सऊदी अरब के लीडर्स की बात भी सुनते रहे माजी में। वो कहते थे कि अगर पूरा जो गल्फ है, पूरे जो अरब वर्ल्ड है, वो सारे के सारे इसराइल के साथ ताल्लुकात बना लें, उनको मान लें, हम फिर भी उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। आज आपको इस मुआहदे के बाद किस तरह की फ़िज़ा नज़र आ रही है? पाकिस्तान के लिए एक बार फिर मुश्किल पैदा हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान तुर्की के साथ भी बरादराना ताल्लुकात हैं, सऊदी अरब के साथ भी हैं, ईरान के साथ भी हम अपनी कुर्बत चाहते हैं जी। और चूँकि हमारा बराह रास्त बॉर्डर जुड़ा हुआ है, तो इसमें हमें पाकिस्तान को इंतहाई एहतियात के साथ ये सारे कदम उठाने। और ये मैं बताता चलूँ कि अब चूँकि पहले हम बात कर रहे थे अपने कश्मीर की, इस कॉन्टेक्स्ट में मुझे याद आ रहा था कि चीन ने हांगकांग के लिए 50 साल से ज़्यादा इंतज़ार किया। ठीक है, चीन का ताइवान पे अभी भी दावा है कि वो हमारा सूबा है, लेकिन उसके लिए उसने अपनी इक्तिसादी तरक्की और बैनुल-अक़वामी तिजारत को यरगमाल नहीं बनाया इन इश्यूज़ पे। उसकी राह में नहीं आने दिया। ठीक है, उससे तमाम भारत के साथ भी उसके 100 अरब डॉलर की चल रही है। इसके अलावा 2004-5 में आप देखिए कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में इसकी इसराइल की एक डिप्लोमेटिक नहीं, बिज़नेस मिशन कायम हो चुका था जी। अब सऊदी अरब के साथ भी उसके कोई बिज़नेस ताल्लुकात थे, लेकिन वो कहीं और से हो रहे थे। और दुबई में इनकी इबादतगाह भी थी। देखिए ना, तुर्की का बाकायदा मुकम्मल जो सफारत खाना है इसमें टेल अवीव में, वो कोई 20-25 साल पहले कायम हो चुका था। सो उसमें हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारी हैसियत क्या है, हमारी जेब और पेट का क्या हाल है, जिसकी बुनियाद पे हम अपनी पॉलिसी आगे तरतीब दें। इतना मुश्किल है पाकिस्तान के लिए, लेकिन बहुत से मैं देख रहा था जब आप बात करते हैं ट्विटर पे, लोग शुरू कर देते हैं आपके ख़िलाफ़ बातें करना, लेकिन इन लोगों को अगर आप माजी में ही रहेंगे, वो कहते हैं कि जी बेन गोरियान ने पाकिस्तान के बारे में ये कहा था 1967 में। तो मैंने उनको याद दिलाया कि ट्रंप ने अपनी साउथ एशिया पॉलिसी अगस्त 2017 में पाकिस्तान को कहा कि ये धोखेबाज है, बड़ा झूठा है, धोखेबाज है, दहशतगर्दों की पनाहगाहें फराहम करता है। दिसंबर 2018 में बड़ा खूबसूरत सा प्यारा मीठा ख़त उसने लिख दिया इमरान खान को, हमारे वज़ीर आज़म को, कि अफ़गानिस्तान में आप ज़रा हमारी मदद कर दें। मुख्तसर मैं ये बात कहूँ, इस पर ख़त्म करूँगा कि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात, ख़ारजा पॉलिसी और आपकी सियासी जो सिक्योरिटी पॉलिसीज़ है, वो जज्बात पे मबनी नहीं होती हैं, वो बुनियादी ऑन ग्राउंड हक़ाइक़ पे मबनी करके आप आगे चलते हैं। अच्छा, इसका आगे क्या पेशरफ्त हम देखेंगे? बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत कुछ प्रिडिक्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कि इसके बाद ओमान भी तस्लीम करेगा, उनके साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, बहरीन भी करेगा। तो हम ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो नकवी साहब से बात करेंगे और फिर हम इसको रैप अप करेंगे आज की डिस्कशन को, कि दुनिया इस सारे प्रोसेस में से गुजर के हासिल क्या करना चाहती है। ब्रेक ले रहे हैं, वापस आते हैं।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नकवी साहब, आपने जन साहब की बात भी सुनी, इम्तियाज़ गुल साहब की भी। पहले तो आप बताइए कि आप इस मुआहदे के असरात क्या देखते हैं? दो तरह की आवाज़ें आ रही हैं। एक कह रहे हैं जी कि ये खुशाइंद है, तरक्की के रास्ते खुलेंगे, अमन होगा और शायद मुज़ाकरात की तरफ भी जाएंगे, और वो कह रहे हैं कि वो जो 2 स्टेट वाला था वो मामला शायद दोबारा टेबल पे नज़र आ रहा है लोगों को, लेकिन एक तरफ लोग कह रहे हैं वो ख़त्म हो रहा है। तो आपको क्या लगता है? ये कहा जा रहा है और मैं समझता हूँ कि ये मुमकिन है, इस पॉसिबल है, प्रॉबेबल है कि नहीं, दो चीज़ें होती हैं जी। इम्कान है, लेकिन होने के इम्कान क्या हैं वो नहीं। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये जो इस वक्त हुआ है वो, उसमें ये भी कहा गया है, आप ही की बात पे ऐड ऑन कर दूं, कि वो कहते हैं कि जो इज़राइल जो मगरबी किनारे को कब्जा करने वाला था, जी, जम करने को मुअत्तल करेगा, एनेक्सेशन जो थी But- उसको रोक दिया है। बट दे हैव सेड कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं कहा है, मगर पीछे की जो गुफ्तगू है उसमें उन्होंने मुत्तहदा अरब इमारात को ये एक तरह से यकीन, एश्योरेंस दी है कि वो हम अभी ये नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे। हाँ, आगे तो खैर बहुत सी और बातें हो सकती हैं, लेकिन फ़िलहाल इसके क्विड प्रो को जो है, जो यूएई ने जो एक्सेप्ट किया है, उसके क्विड प्रो को में एनेक्सेशन नहीं हो रहा। ओके, तो एक सो देयर इज अ विन स्टेटमेंट में भी कि जो हाँ, यूएई तो दे सकता है दुनिया को, आप उसको बाय उससे कर रहे हैं। तो उसके आगे उसको बढ़ाइए तो 2 स्टेट सोल्यूशन, 2 रियासतों की बात भी होगी, हो सकती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अरब ममालिक इसमें कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं रखते। मैं बहुत साल पहले, आपको एक मिसाल दूँ, मैं बहुत साल पहले जब अल्जीरिया में होता था, अलजायर में, तो अल्जीरिया में मुझे फ़लस्तीनी नुमाइंदे ने ये बताया, मैं वहाँ पे अपनी एम्बेसी में था, कि ये अल्जीरियन गवर्नमेंट और बाकी सारी हुकूमतें, वो हमारे लिए जो चंदा जमा होता है आम पब्लिक में, बाज़ार में डब्बा रखा हुआ है, दुकानों में फ़लस्तीन के लिए, वो पैसे हमें भेजने नहीं देते, उसका फॉरेन एक्सचेंज नहीं देते हैं। तो ये तो बड़ा पुराना किस्सा है। अरब बातें करते हैं, फ़लस्तीनियों को उन्होंने कभी उसकी मदद नहीं की, और फ़लस्तीनी भी मतलब कि उनसे कोई तवक्को नहीं रखते हैं। ठीक है, तो ये इस वक्त अभी कोई ऐसी नई बात नहीं है, बज़ाहिर लगता है बहुत बड़ी बात है। और हमें, आप एक बस मैं ऐड कर दूं कि आपने पूछा हम हमारे लिए क्या है, हम इसमें देखें कि सूरत कैसी जाए, हम हर चीज़ पे छलांग लगाकर उसी वक्त बात करना चाहते हैं। हमें अभी रुकना चाहिए, देखना चाहिए कि हालात कैसे आगे बढ़ते हैं। जैन साहब, जिस बात के ऊपर नहीं होती खारजा पॉलिसी, और दूसरी तरफ ये भी इम्तियाज़ गुल साहब कह रहे हैं कि हमारे लिए मुश्किल वक्त दोबारा आ पड़ा है, क्योंकि इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स आपको बराह रास्त नज़र आ रहे हैं वो सारे ही समहाउ पाकिस्तान के साथ डायरेक्टली उनका एक कनेक्शन है, उनके ताल्लुकात हैं। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं? क्योंकि जब आप गवर्नमेंट में होते हैं तो और तरह की खारजा पॉलिसी पे राय होती है, लेकिन जब आप अपोजिशन में होते हैं तो फिर मुझे लगता है कि जज्बात ज़रा ज़्यादा आगे आ जाते हैं। नहीं, कोई बात नहीं, जज्बात, आई थिंक हम एज ए पाकिस्तानी हम तीनों बोल रहे हैं, कोई अपोजिशन या हुकूमत की बात नहीं कर रहे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इस सूरत हाल को जो दुनिया में हो रही है, इसको ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट अलग करके आप सिर्फ पैलेस्टीन को नहीं देख सकते। आज सूरत हाल ये है कि अमेरिका यूनिपोलर वर्ल्ड का बेताज बादशाह है और वो अपने उस स्टेटस को इरोड नहीं करना चाहता, लेकिन एट द सेम टाइम वो देख रहा है कि चाइना एक एमर्ज होके एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनने वाला है अगले फ्यू ईयर्स के अंदर, और उनके साथ जो कनाइवेंस है रशिया की, वो उनके लिए परेशान कुन है। इसलिए 4 दुनिया में एक ऐसी जगह है जहाँ फ्लैश पॉइंट है। एक यूरेशिया में जहाँ यूक्रेन के साथ मसला है और रशिया के साथ उनकी शोल्डर रबिंग हो रही है, एक साउथ चाइना सी में है, एक ये मिडिल ईस्ट का सोर पॉइंट था ये पैलेस्टाइन वाला और जो आग लगी हुई है, और एक साउथ एशिया में कश्मीर का इशू है और ये अफगानिस्तान का है। अभी कश्मीर को तो वो बैक बर्नर पे डालते हैं, अफगानिस्तान उनको पिंच कर रहा है, इसलिए वो हमसे मदद मांगते हैं। जहां तक ताल्लुक है मिडिल ईस्ट का, उसको वो इस तरह से है कि किसी भी तरीके के साथ यहाँ हम इन लोगों को अपने साथ मिला लें और वो करें। पाकिस्तान को देखिए, गुर्बत अपनी जगह है, रिसोर्सेज की भी प्रॉब्लम होगा,
लेकिन आई डोंट थिंक सो कि आप अपनी सोवरेनिटी को और असूलों को टोटली कुर्बान भी कर सकते हैं। यही आपकी लीडरशिप का इम्तिहान है कि मुश्किल तरीन हालात में, अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस के अंदर आप एक ऐसी सटल लाइन लेते हैं जिसके मुताबिक आप अपने असूलों को भी कुर्बान नहीं करते, खड़े भी होते हैं और आप अपने मुल्क को आगे लेके चलते हैं। सर, दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात के हवाले से तो जाहिर है ये तो सिर्फ डिसीजंस की हद तक सॉवरेनिटी की बात आती है ना, ये तो हमारे इंटरनल मामलात नहीं हैं। तो हमारी क्या पोजीशन होनी चाहिए अब उन सारे ममालिक में जो इस सारे मसले में उलझे हुए? देखिए, मैं तो कहता हूँ हमारी जो पोजीशन है वो वही है जो पाकिस्तान बनने के बाद कायदे आज़म की थी, और वो यही था, कश्मीरियों के राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात है और हम उनके साथ खड़े हैं। आज अगर कोई ये कह दे कि आप उसको पीछे हट जाएं, तो परवेज मुशर्रफ साहब ने वो प्लान दिया था तो लोगों ने उसको रिजेक्ट किया। इसी तरह फलस्तीनियों के हकूक के लिए हमें खड़ा होना है उनके साथ, और हम ये चाहते हैं कि ये उनका राइट है। और अगर बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर जो अपने अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में फाइट कर रहे हैं, तो हमें अपने असूलों को तो बालाए साथ नहीं रखना चाहिए किसी सूरत में भी, और पैलेस्टीनियन के साथ खड़ा होना चाहिए और मुस्लिम दुनिया में हमें कन्विंस करना चाहिए कि हमें एक मुत्तफ़िका हमारा एक स्टांस होना चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं कि सब इसराइल को तस्लीम करें और इसराइल जो है टू नेशन जो कॉन्सेप्ट है मिडिल ईस्ट का, पैलेस्टीनियन का, वो मान जाएगा तो हम सब उनको मान लेंगे। हमें तो मतलब इंडिया को भी आफ्टर ऑल हमने एक्सेप्ट किया हुआ, हमारा कश्मीर का मसला है, तो हम इसराइल को भी मान सकते हैं, लेकिन उसका कोई लाइट एट द एंड ऑफ द टनल तो कोई दिखाए। अभी तो आप सिर्फ स्टूजेस बने हुए हैं और उनके आगे जैसे कठपुतली का हुआ है, इधर से इशारा उधर से इशारा। ठीक है, ठीक है। इम्तियाज गुल साहब, जज साहब कह रहे हैं गुर्बत है, कोई बात नहीं, लेकिन उसूलों पे तो ज़ाहिर है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो अब हम उसूलों को भी देखेंगे। दूसरा मैं आपसे सवाल ये करना चाहती हूँ कि अमेरिका के लिए और ट्रंप के लिए बिलखुसूस ये कोई विनिंग स्टेटमेंट है, क्योंकि उन्होंने बहुत एक्साइटेड होकर इसको अनाउंस किया था, लेकिन उसके बाद की जो हम पेशरफ देख रहे हैं, जो यूएई के मिनिस्टर्स ने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, जो नेतन्याहू की स्टेटमेंट आई, उसके बाद लगता है कि कोई विनिंग स्टेटमेंट ऐसा इतनी है नहीं जितनी वो कह रहे थे कि मिडिल ईस्ट सोल्यूशन की तरफ मैं लेके जा रहा हूँ। देखिए, इस इलाके का एक बड़ा अहम मुल्क जिसमें 7 रियासतें शामिल हैं, अगर वो तस्लीम कर लेता है इसराइल को, तो कदम ब कदम दूसरे भी आहिस्ता आहिस्ता उसमें वो एक हमले में उन्होंने एक रुकावट उबूर की है और वो बड़ी रुकावट है। और आपको याद होगा कि 2016 में जब पाकिस्तान ने अपनी अफवाज भेजने से इनकार कर दिया था यमन, तो उस वक्त यूएई वालों ने हमारे साथ क्या किया था, उन्होंने हमारे उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा जो थे, अमलन वज़ीर ख़ारजा सरताज अज़ीज़ साहब और तारिक फ़ातिमी साहब, उनके साथ बहुत बदतमीज़ियाँ की थी। ठीक है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। So they are trying to assert themselves also. देखिए जी, पैसे की बुनियाद पे लोग असर्ट करते हैं, जिसके पास पैसा होता है वो ख़ुद को असर्ट करता है। हमें अपनी हैसियत का बिल्कुल एहसास होना चाहिए। इसराइल इस वक्त भारत को 40% उसके दिफाई निज़ाम और हथियार 40% वो भारत को जा रहे हैं। अब हम ये कहते हैं कि जी हम क्यों माने इसराइल को, हम नहीं मानते, हम उसका ये कर देंगे वो। इस तरह बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात इस तरह कंडक्ट नहीं होते हैं। मुश्किल सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए, बचा के चलना होगा। लेकिन चूँकि हमारी जेब में पैसे $6 अरब की खातिर हमारी IMF से हमने लेने थे, तो हमारी सॉवरेंटी जो थी उनके रहन रख दी हमने। हम किस सॉवरेंटी की बात करते हैं? हमारे कुछ सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात भी अब हमें लग रहा है कि वो कर्जे और वो पैसे, वो पता नहीं अब क्या है, वो स्मोक स्क्रीन है या स्लिप ऑफ टंग हुआ है जज्बात में आके शाह महमूद कुरैशी से, या एक स्मोक स्क्रीन है कि इसके बाद हमें भी नज़र नहीं आ रहा कि इसके बाद अगला मरहला क्या होगा। हो सकता है 2-4 महीने में पता चल जाए कि इसकी असल वजह क्या थी। नकवी साहब, आपको क्या लगता है हमारे ताल्लुकात जो हैं वो सऊदी अरब के साथ, और हम तो अपना किरदार अदा करना चाह रहे हैं बहुत सारे मामलात को बेहतर करने के लिए, ईरान और सऊदी अरब, तो हम अब क्या करेंगे? हमारे लिए बार बार इम्तियाज़ गुल साहब बार कह रहे हैं मुश्किल वक्त है, जैन साहब भी मान रहे हैं मुश्किल तो है, लेकिन करेंगे क्या? कभी कभी हमने बहुत बोल्ड डिसीशंस भी लिए हैं, जैसे कि यमन के सिलसिले में जो ट्रूप्स हमने नहीं भेजने का फ़ैसला किया था। तो हो सकता है कि हम इस पे भी जो उसूली मौक़िफ़, जो फ़ॉरेन ऑफिस के तर्जुमान ने जो बात कही है कि हम अब उस उसूल पे कमिटेड हैं, जो कि हमने शुरू में, जो जैन साहब भी कह रहे थे। अच्छा, इसमें यह है कि सूरत हाल, मैंने कहा था सूरत हाल देखनी है। अब कतर की तजारती ऑफिस है इसराइल के साथ, बहुत कोई 20 साल 25 साल हो गए।
जॉर्डन, मिस्र और तुर्की के सफारती ताल्लुकात हैं। अच्छा, अब यूएई के भी इसराइल के इंडस्ट्रियल जोन में मिस्र में काम कर हाँ, रहे हैं। ये तो जब से, ये तो 40 साल से हो रहा है। अच्छा, और अब ये यूएई का हो गया है। उसके बाद ओमान के भी तिजारती ऑफिस है, ट्रेड ऑफिस है। कतर और ओमान की ट्रेड ऑफिस हैं वहाँ पे। और उसके अलावा अब जो बाकी मिडल ईस्ट के और ममालिक हैं, सीरिया और इराक़ में तो बेचारे कोई हुकूमत ही नहीं है, कमज़ोर है, न 13 में ना, वो तो बेचारे ऐसे ही बिल्कुल ही माजूर हैं। तो मैं समझता हूँ कि सऊदी अरब की इशू इस वक्त सबसे बड़ा जो एक मुल्क जो जिसके लेकिन वो तो तरफ चुप है। उसके तरफ देखा जाएगा। देखिए अभी आगे क्या होता है वो भी अभी देखना है। तो हमें इस वक्त हालात का जायज़ा लेना है और हमारा मौक़िफ़ अपना सही है, अपनी जगह सही है और रहेगा, लेकिन हमें हालात का जायज़ा लेना होगा और हमें आगे चल के उसी हिसाब से चलना होगा। अच्छा जैन साहब, लास्ट कमेंट आपसे। कहते हैं फ़ॉरेन जो रिलेशनशिप होते हैं स्टेट्स के, वो अपने मफादात को सामने रखते हुए हर रियासत करती है और पाकिस्तान का भी ये बुनियादी हक हमेशा से रहा है। तो हम इस पोजीशन में हैं कि अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए हम कोई बोल्ड स्टांस लें इस सारे मामले पे। या देखिए, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। आप ये बात उन्होंने की है नबी साहब ने यमन की, मैं खुद उस जॉइंट सेशन में शामिल था और सऊदी अरेबिया की बड़ी ख्वाहिश थी कि जी हम अपनी फौज भेजें और वो उधर जाए। तो हमने कहा कि नहीं, ये हमारे मफाद में नहीं है और इन दी लॉन्ग रन ये सऊदियों के मफाद में भी नहीं है कि जंग को प्रोलॉन्ग किया जाए। तो देयरफॉर मेरे ख्याल में अपने असूलों के कायम रहते हुए आपकी डिप्लोमेसी इतनी सुपीरियर हो और एक्सटीरियर मनूवर इतना इफेक्टिव हो कि आप कन्विंस कर लें अपने दोस्तों को। सऊदी अरेबिया हमारा बहुत देरीना एक हमारा हिस्टोरिक रिलेशन है और वो हर मुश्किल वक्त पर हमारे साथ खड़े रहे हैं, लेकिन हम उनको ये बता सकते हैं कि ये डिसीजन आपका ठीक नहीं है, तो काइंडली हमें ये फोर्स करें कि हम भी जाके उनको एक्सेप्ट कर लें और देयरफॉर हमारे अपने मफादात हैं उनके ऊपर चलना चाहिए। इसके ऊपर आप बिल्कुल आप ऐसे सरे तस्लीम हम हर बात के ऊपर वो नहीं कर सकते। हमारे देखे, हमने अमेरिका जैसे मुल्क को ये बताया जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होने थे तो बिल क्लिंटन ने नवाज शरीफ साहब को कितना कुछ प्रेशर डाला, हमने नहीं किया। आज भी न्यूक्लियर के ऊपर हमारा कोई लीडर कंप्रोमाइज। ठीक है जैन साहब, वक्त खत्म हो गया है और के ऊपर भी, कश्मीर के ऊपर भी वक्त खत्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ गुल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया रखी साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, लेकिन फिर किसी नशिस्त में उस पर बात करेंगे कि हम तो लोगों को कन्विंस नहीं कर सके अपने हम भी कि हम अपनी मर्ज़ी से किसी के कहे के ऊपर कोई ऐसे डिसीजंस नहीं लेते, क्योंकि पाकिस्तान जब भी कोई फ़ैसला करता है तो हमेशा इल्ज़ाम लगता है कि ये तो उन्होंने फ़लाँ के कहने पे ये किया, फ़लाँ के कहने पे हम कहीं कॉन्फ्रेंस में नहीं जाते, फ़लाँ के कहने पे हम अमदाद के ऊपर मसाइल हमारे पैदा हो जाते हैं, कर्ज़ा देना हो, कर्ज़ा लेना हो। तो हम अपने इन तमाम मसाइल को हल करने के बाद इस पोजीशन में हो सकते हैं कि हम कोई बोल्ड स्टांस लें। आज से प्रोग्राम के लिए इतना ही जी, कल इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।